नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जनार्दन पांडे और आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो विथ जनार्दन। तो आज की वीडियो की शुरुआत प्यार हम सभी पूरे भारतवासी की नहीं, पूरे वर्ल्ड के लोगों की सबसे खास और फेवरेट है। आपने मूवी देखी होगी टाइटैनिक, राइट? बहुत ही फेवरेट है उसका ट्यून्स, म्यूजिक, कैरेक्टर लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट की जो लाइक एक्टिंग है हम सभी लोगों के दिल पे छा गई। तो उस टाइटैनिक मूवी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम उस टाइटैनिक शिप के बारे में बात करेंगे। पूरी वीडियो डिटेल में रहेगी, हर उस चीज़ के एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। टाइटैनिक हमें खास क्यों बनाती है, हम उस चीज़ पे बारे में बात क्यों करते हैं, ये सभी मुद्दे आज डिस्कस करेंगे। अगर मैं बात करूँ, इसको मैं सेक्शन में डिवाइड कर दूँ तो शुरुआत के कुछ मिनट में रहेंगी। ओवरव्यू ऑफ टाइटैनिक स्टोरी रहेगी, द बिगनिंग कंस्ट्रक्शन रहेगा, उसके बाद व्हाई इट वाज कॉल्ड द शिप ऑफ ड्रीम्स, हम लोग इसे शिप ऑफ ड्रीम्स भी कहते हैं। डिटेल्स ऑफ आर्किटेक्चर एंड इसके बारे में पूरा फंडिंग रहेगा। द फर्स्ट कॉल एंड वियोग एंड collision and sinking, passenger it saved and all details, current condition, what is the current condition of Titanic and where it will vanish, each and everything will be go by step. So गाइज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो में पूरा बने रहे, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ये गारंटी हमारी है। आप वीडियो में लगातार बने रहिए और भाई को सपोर्ट करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1920 का शुरुआती दौर था। लाइक ब्रिटिश पूरे अपने एक चरम सीमा पे था। ब्रिटिश की कॉलोनी हमारे पूरे मतलब बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप में, इंडिया में भी, अगर भारतवर्ष में जो कहा गया वहाँ पे भी पूरे थे। उनके पास ढेर सारा पैसा था, राइट? चारों तरह से लूट के गए थे, अच्छा खासा पैसा था। तो वो पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते थे, लेकिन वो लोग शौकीन भी बहुत थे। तो ट्रैवल करने में उस समय और 1920 की अप्रॉक्सीमेटली, तब प्लेन्स के बारे में पूरी डिटेल डिस्कस मतलब जानकारी नहीं थी। लोग ज़्यादातर ट्रैवल करते थे शिप से। तो लंदन हो, रूस हुआ, अमेरिका हुआ, ये सब लोग ट्रैवल करना शिप से ज़्यादा पसंद करते थे। तो 1920 के दौर के आसपास की एक शिप बना जिसका नाम टाइटैनिक था। उस समय का ये बहुत बेहतरीन शिप माना जाता है, लाइक। लेकिन इस शिप की कहानी एक बखत शुरू हुई और अपने पहले ही ट्रैवल में ख़त्म हो गई। बहुत ही दर्दनाक कहानी थी। तो अगर मैं बात करूँ उसकी शुरुआत कहाँ होती है, 1909 में टाइटैनिक का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था ना। 1909 में कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था। शिप के डिज़ाइन को बनाया था हारलैंड ने, राइट, एंड वुल्फ। हार्लैंड और वुल्फ दो नाम के आर्किटेक्ट थे जिन्होंने इसके पूरे शिप को डिज़ाइन किया था कि शिप कैसा बनेगा, उसके रिक्वायरमेंट क्या होंगे, इसमें बिजनेस क्लास कितने होंगे और इसमें फर्स्ट क्लास क्या होंगे, इसकी पूरी डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, शिप की मेंटेनेंस, मतलब हर चीज़ के बारे में उन्होंने पूरा प्रोस्पेक्ट करके डिज़ाइन किया गया था। और ये जो बना है शिपयार्ड में, ये वो शिपयार्ड में बनाया था जो इस समय बेलफास्ट में आयरलैंड में है। ठीक। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 882.5 फीट थी। अगर काफ़ी लंबा जगह था, इसकी वजह से इसमें लगभग 46,328 टन की इसका वेट था। सोचिए ना, लंबाई इसकी 850 फीट के लगभग थी और 86,000 मतलब सॉरी 46,000 के अप्रॉक्स टन के बराबर इसका वजन था। इतना वजन और इतना लंबा जहाज उस समय के लिए अपने आप में, आजकल तो उससे बड़े जहाज बन गए हैं, राइट, उससे बड़े जहाज विशाल बन गए हैं, लेकिन उस समय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। उस के वक्त के लिए ये अचंभव वाली बात थी। यही सोचो, आज से 100 साल पहले लोग फ़ोन मिलाते और बोलता है हेलो कौन, तो उनके लिए जैसे सरप्राइजिंग था, लेकिन उस समय के लिए जो बना था अपने आप में बहुत अजूबा था। इसलिए लोग इसे अपने सपनों का भी जहाज कहते हैं। पता है, टाइटैनिक को बनाने में लगभग 3 साल लग गए थे। इसको कंप्लीट करने में $3 करोड़ के आसपास का खर्चा आया था। सोचो, 3 साल बना और $3 करोड़। अगर मैं आज के बाद ज़माने की बात करूँ, तीन इतना इन्फ्लेशन बढ़ गया 1912 से लेकर के 1909 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, 1912 तक बन गया था। और मतलब इतना टाइम लगा, इतना पैसा लगा, और आज के ज़माने में करोड़ों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट के बराबर है। आज के ज़माने में उतने में कम से कम अपने पास 3 से 4 से बड़े आराम से आ जाएंगी। अब बात करते हैं कि टाइटैनिक को शिप ऑफ ड्रीम्स क्यों कहा जाता है। उस समय जब टाइटैनिक बना था तो उसमें 3 क्लासेस हुआ करते थे, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और
थर्ड क्लास, और उससे भी एक स्वीट फर्स्ट क्लास में लोगों को जो स्वीट्स दिया जाता था। और उतना ये लग्जरी शिप था कि उस समय के लोगों के पास उनके लोगों के पर्सनल जिम होते थे, स्विमिंग पूल होते थे, पानी के लिए अटैच सब कुछ फैसिलिटी दी जाती थी। और इस शिप में ट्रैवल करने वाले इसका इतना हाइप बना दिया गया था वहाँ की वेस्टर्न मीडिया द्वारा कि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और ब्रोकर, मतलब बस उस समय की जो जानी मानी हस्तियाँ थी, सारे लोग ट्रैवल कर रही थी, उनके पास बहुत अच्छा सा पैसा था। फर्स्ट क्लास का टिकट मैं बात करूँ तो $25 का था, जो आजकल के लगभग $75,000 के बराबर हो गया। इंडियन करेंसीज में अगर कन्वर्ट करो तो 75,000 मल्टीप्लाई बाई 82 कर दो, लगभग सात मतलब साढ़े मतलब 50 से 60 लाख रुपए के बराबर हो गया, उससे भी ज़्यादा। तो सोचो ना, मतलब 1 करोड़, 1-1 करोड़ रुपए का अगर वो टिकट का प्राइस हो तो कितना ज़्यादा महंगा होगा और कितनी ज़्यादा फैसिलिटी रही होंगी। आजकल में 1 करोड़ में लोग अच्छा खासा, मतलब ना के बराबर लोग फैसिलिटी अगर आप चेक करो कहीं ना कहीं मिल जाएगी, लेकिन वो ना के बराबर होती है। वहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी दी गई थी, इस वजह से लोग इसे और इसको इतना एक्सलरेट कर दिया गया था, मतलब इसको वेस्टर्न मीडिया द्वारा, कि फिर इसे यूज करना पड़ा। अब बात करते हैं टाइटैनिक के आर्किटेक्चर की। टाइटैनिक अपने आप में ही एक अजूबा था, राइट? उसके आर्किटेक्चर थॉमस एंड्रयू के हाथ में था, और हार्लैंड ऑफ ने इस शिप को बनाने में अपना पूरा इंजीनियरिंग एक्सपर्टीज लगाया। इसको बनाने में काफ़ी पैसा लगाया, व्हाइट स्टार लाइन ने लगाया था। व्हाइट स्टार लाइन उस समय ब्रिटिश की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, उनके पास बहुत सारी शिप थी, वो अच्छा खासा ब्रिटिश कंपनी थी, उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा थे, जो ब्रिटिश शिपिंग कंपनी भी थी। और पता है उसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, जो उस समय के सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर थे वो जेपी मॉर्गन थे। आजकल की बहुत सारी आईटी इंडस्ट्रीज आप देखते होंगे इंडिया में भी उसकी, जेपी मॉर्गन में जो हमारे आईटी सेक्टर से रिलेटेड भाई बहन है, फ्रेंड्स हैं, वो जानते होंगे जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ी कंपनी है। उस समय के सोचिए, जो जेपी मॉर्गन उस समय जो उसके बहुत बड़ी इस कंपनी के सेट शेयर होल्डर थे। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो वही ही वो टाइटैनिक के ओनर थे। टाइटैनिक ने अपना रास्ता शुरू किया था लगभग 1912 में साउथहैम्पटन से, राइट? और इसका ये इंग्लैंड में पड़ता है साउथहैम्पटन, 1912 से वहाँ से शुरू हुआ था। इसका रास्ता था, इसके रूट था अटलांटिक ओशन से रास्ता पार करते न्यूयॉर्क यूएसए में जाता, और उसके बाद ये सिर्फ अपने रास्ते में जैसे चेनबर्ग फ्रांस और क्वींसटन आयरलैंड में भी रोककर पैसेंजर को बोर्ड करता या अनबोर्ड करता है। तो बेसिकली इसका जो रूट था, ये इंग्लैंड से निकलता है यूएसए आयरलैंड होते हुए, तब जा करके अपनी पूरी रास्ता मतलब जाता है, राइट? तो टाइटैनिक के पैसेंजर में लगभग ना थे 1317 लोग थे, जिसमें से 324 फर्स्ट क्लास और 285 लोग सेकंड क्लास में थे, और 709 लोग और थर्ड क्लास में थे। टाइटैनिक के क्रू में लगभग 885 लोग थे। ये आप सोचिए ना, 1317 लोग थे जो टोटल जो हमारे मतलब पैसेंजर थे, और 850 के लगभग 885 के अप्रोक्सीमेट क्रू मेंबर थे। मतलब अगर मैं बात करूँ तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 1:1 रेशियो था। अब ये सोचिए ना, जो थर्ड क्लास के मेंबर थे और सेकंड क्लास के मेंबर थे, उनमें क्रू की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन जो फर्स्ट क्लास के मेंबर थे, उनकी हेल्प के लिए, उनको सर्विस देने के लिए क्रू मेंबर बहुत ज़्यादा थे। बहुत सारी सर्विसेज़ होती थी, रॉयल सर्विसेज़ होती थी, सिंगिंग, बार, डांस, फूड, और बहुत सारे कुक्स, सारी चीज़ की फैसिलिटी देने के लिए वहाँ पे इतना पैसा लगाया गया था, क्योंकि उस टाइम पे एक टिकट का प्राइस इतना ज़्यादा होता था कि वो ना उन्हें क्रू मेंबर दिया जाता था। क्योंकि ये पूरा कोयला भट्टी से चलता है, जैसा कि आपने टाइटैनिक मूवी में देखा होगा, तो मूवी को चलाने के लिए ये पूरा फैसिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प बता रहा हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, कैसे क्या प्लानिंग हुई थी, क्या कहानी हुई थी, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, तो हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे, फैक्ट चेक और करेंगे, और कहानी कैसे क्या हुई थी। तो अगर मैं बात करूँ तो टकराने के बाद और टकराने की कहानी कैसी हुई, टाइटैनिक ने अपना शुरू किया सफ़र करने के लगभग 4 दिन बाद, 4 दिन बाद 14 अप्रैल की, राइट, हाँ, 14 अप्रैल के आसपास तो नॉर्थ अटलांटिक में जब पहुँचा, तो वहाँ पे एक आइसबर्ग से टकरा गया, राइट?
तो उसके बारे में बहुत सारी थ्योरी हैं कि जैसा पिक्चर में भी दिखाया गया है कि कुछ लोगों ने देखा और घंटी बजाई और कुछ लोगों ने नहीं देखा, कुछ लोगों ने संकेत दिया और कुछ लोगों को लगा कि लेकिन फिर भी उसके बारे में अलग-अलग थ्योरी हैं कि लोगों के बहुत सारे बिज़नेसमैन थे, लोगों को अपना हिस्ट्री क्रिएट करना था, इस वजह से उन लोगों ने शिप की स्पीड को तेज़ कराया। बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, आप उन सब पे बिलीव कर भी सकते हो। लेकिन जैसे मूवी में थोड़ा ड्रामेटाइज़ भी किया गया है इसको, तो हर चीज़ों का फैक्ट पे, लेकिन मैं उन्हीं फैक्ट पे बात करूँगा जो रियल पे हमें एज़ ऑफ नाउ पता है। तो इसमें क्या है कि टकराने के वक़्त लगभग साढ़े 11 बजे थे, 11:40 बज रहे थे। एग्ज़ैक्ट टाइमिंग तो पता नहीं, लेकिन एग्ज़ैक्ट जो रिपोर्ट है हम न्यूज़ के हवाले से 11:40 थे। शिप के कैप्टन एडविन स्मिथ थे, को वार्निंग मिलती है कि उस रास्ते में आइसबर्ग है। जो टाइटैनिक के हमारे कैप्टन थे, उनको एडमिन थे, उनको वार्निंग मिली थी क्योंकि क्या था वहाँ पे एक कुछ किलोमीटर के बाद वहाँ के मौसम विभाग वाले उनको वार्निंग मिली थी कि आप जिस रूट पे ट्रेवल कर रहे हैं, वहाँ पे आइसबर्ग हो सकते हैं और उनको 2-3 आइसबर्गों की चीज़ें मिली थी और उसके बल्कि उसने एक भी कहा न्यूज़ मिलती है, उनसे थोड़ी ही दूर पे एक शिप था, जिनको भी वो उसको भी वार्निंग मिली थी, तो उसने अपने शिप में रोक करके और मतलब पूरा विज़िबिलिटी कम थी, इसने पूरा शिप को रोक दिया था और उसने अपने जो भी उसके रडार और सिस्टम थे सबको बंद कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना जब किस्मत खराब होती है तो हाथी पे भी बैठो या घोड़े पे बैठो या ऊँट पे बैठो, कुत्ता काट के चला ही जाता है। तो हमारे जो टाइटैनिक के कैप्टन थे एडमिन साहब, इनका दिमाग सही नहीं चल रहा था। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। इन्होंने स्पीड को कम नहीं किया, चलाते रहे क्योंकि भाई इन्हें अपना एक कीर्तिमान स्थापित करना था, हिस्ट्री बनानी थी, हिस्ट्री बन भी गई और इन्होंने स्पीड बनाए रखा और उसकी वजह से इम्पैक्ट और कोलिजन आपने देखा हो, आज हम इसकी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आपको पता है जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था, तो उसके साइड में जो स्क्रैचेस थे, तो उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं कि एक कंपार्टमेंट में पानी भरा फिर दूसरे कंपार्टमेंट में, जैसा कि मूवी में दिखाया गया था, तो पहले नीचे वाले कंपार्टमेंट में भरा, फिर धीरे-धीरे उसको दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, चौथा कंपार्टमेंट, उसके बाद शिप में इतना पानी भरा कि आगे के हिस्से में पूरा पानी भर गया, शिप ओवरलोड हो गई, तो ब्रेक हो गई। तो बीस आधा हिस्सा एक जगह गया, उसके बाद शिप थोड़ी देर तक ऊपर तैरती रही, उसके बाद वो भी पूरी चली गई। पूरी शिप को डूबने में 2 घंटे 40 मिनट लगे थे। मतलब सोचो ना 2.5 घंटे में पूरी की पूरी कहानी खत्म हो गई थी। अब ये सब कहते हैं ना किस्मत में लिखा हुआ था। उस समय मैं बात करूँ गाइस, वहाँ का जो पानी का टेम्परेचर था, ऐसा माना जाता है -2 डिग्री सेल्सियस है। आदमी को -2 डिग्री सेल्सियस में डाल दिया जाए और कोई होप ना हो, आदमी ऐसे ही मर जाए। और सोचो ना मतलब 1317 लोग प्लस 885 क्रू मेंबर, लगभग 2100-2200 लोग के आसपास पानी में एकदम बर्फ की तरह डाल दिए थे। क्या सिचुएशन रहेगी? आदमी को अगर बर्फ में डाला जाएगा तो सुइयों की तरह चुभता है। अब बात करते हैं टाइटैनिक के डूबने के बाद कितने लोगों की जान बचाई गई और कितने लोग मर गए, क्योंकि वहाँ पे लाइफ बोट्स थी, तो लाइफ बोट्स क्रू और वहाँ के जो पैसेंजर थे उनके कंपैरिजन में बहुत कम थी, क्योंकि लोगों को पता था, कहते हैं कि टाइटैनिक डूब ही नहीं सकती। ओवर कॉन्फिडेंस जहाँ जाता है वहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि उस नेचर और पावर से अगर तुम सोचोगे तुम उसके बाप बन गए हो, तो बाप तुम्हें बनने नहीं देगी। तो क्या इन लोगों ने लाइफ बोट्स कम रखी थी, इसके चक्कर में सब कांड हुआ। तो लाइफ बोट्स में टाइटैनिक में लगभग 2224 लोग, अगर मैं टोटल काउंट क्रू मेंबर और पैसेंजर्स के काउंट करूँ, लगभग 2224 लोग सवार थे। जब शिप डूबा तो 1500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। सोचो, वन थर्ड बचे केवल, बाकी सब साफ। सिर्फ 706 लोग ही जिंदा आए। जिंदा बचने वालों में ज्यादातर लोग लाइफ बोट्स में थे, लेकिन टाइटैनिक के पास काफी लाइफ बोट्स नहीं थी। कहानी खत्म। अगर लाइफ बोट्स होती तो हो सकता है और लोग बच जाते। जो बचे थे, अगर आप सोचो कि टाइटैनिक के डूबने के बाद आसपास के जो पानी था बर्फ में, लोग 5 से 6 मिनट ज़्यादा ज़्यादा उसके बाद सारे मर गए होंगे, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। इंग्लैंड में एक म्यूजियम है, उसमें लोग उस समय टाइटैनिक का जो टेम्परेचर था
उस समय का टेम्परेचर रखा जाता है, मोस्टली लोग हाथ से डाल देते हैं, 8 से 10 सेकंड के बाद लोग हाथ निकाल लेते हैं। अब सोचो उसमें लोग उस हो गया। अब बात करते हैं उसके मलबे की, राइट? मलबा बचा है टाइटैनिक डूबने के बाद लगभग 12,500 स्क्वायर फीट, अगर मैं बात करूँ तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में जाकर के नीचे मिल गया, राइट? 1985 में हमारे कुछ जो ओशियन की गोताखोर थे, या जो उसे बोले डीप डाइवर या ओशियनोग्राफर, नाम था उनका रॉबर्ट बेलियर्ड, राइट? रॉबर्ट बेलियर्ड ने ढूंढा उसे कि कुछ समय तक, तो सोचो लो 1920 से लेकर के कि लगभग 60 साल 65 साल तक उतने अंदर नीचे जाने की हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हुई तो लोगों के मन में क्यूरियोसिटी बनी, एक ही मिस्ट्री बन गई थी। तो मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए लोग अंदर डीप डाइव किए, तब जाके हमें टाइटैनिक का मिला और उसका मलबा मिला। आप उसकी वीडियोस फोटोज इंटरनेट पे देख सकते हैं, टाइटैनिक का मलबा। अभी उसके में क्या पूरा का पूरा जो टाइटैनिक था वो आयरन से बना था, तो उसकी रस्टिंग जो है बहुत जल्दी होगी, और जो हमारे बैक्टीरिया हैं ओशियन की, उसे बहुत जल्दी खा करके ख़त्म कर देंगे। आने वाले 20-25 साल में उसका जो है मलबा ख़त्म हो जाएगा। तो बेसिकली अगर हम उसकी रिसेंट आप फोटो देखना चाहेंगे तो अब नहीं मिलेगी। टाइटैनिक खत्म हो गई। टाइटैनिक मूवी खत्म होने के बाद अब आती है उसे याद कैसे करते हैं, उस हम लोग उससे इतनी इमोशनल अटैच्ड क्यों हैं नाउ, क्योंकि पहले लोग कहते हैं ना, वो लोग पहली शिप थी, मतलब एक ऐसी शिप थी जो अपनी पहली यात्रा पे थी। और बहुत सारे मतलब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो शिप में अपनी पहली यात्रा पे उनके साथ कोलैप्स हुआ, लेकिन क्या उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग, और कहते हैं ना कि वो टाइमिंग ऐसी थी कि उस समय लोगों को उससे अटैच हुई, और हमारी जो जेम्स कैमरॉन की मूवी बनी थी जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो और केट विंसलेट ने अच्छा अनुभव किया, तो उसकी वजह से लोगों के और फेम में आई, तो लोगों के उनमें और क्यूरियोसिटी जगी, और लोगों ने उसके बारे में और डीप डाइव किया। यही बहुत सारे म्यूजियम बने हैं, उसके थ्रू लोग वहाँ की चीज़ों को, पानी की टेम्परेचर को फील करते हैं। और टाइटैनिक की पूरी मलबा के बारे में वहाँ के कुछ पार्टिकल उठा के लाए गए हैं, म्यूजियम में रखे गए हैं, वहाँ के कुछ आयरन पार्टिकल्स वगैरह रखे गए हैं। और वहाँ की छोटी मोटी यादें हैं, जो टाइटैनिक के बेस्ड पे ही पूरा म्यूजियम बना हुआ है। उसमें बहुत अच्छा खासा फुटबॉल होता है, लोग जाते हैं देखते हैं, और मूवीज़ के थ्रू, और हमारे आपके जैसे व्यूवर्स भी हैं, जो हमारे जैसे यूट्यूबर्स भी हैं, जो थोड़े थोड़े कहानियों को पूरा याद करते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, आप लोग सुनते रहते हो और अपना प्यार बनाते रहते हैं। कहते हैं ना, आज भी टाइटैनिक की कहानी एक सबक है कि घमंड इंसान का घमंड कितनी जल्दी टूट सकता है, राइट? वहाँ का चाहे कैप्टन हो, बनाने वाले हैं, आर्किटेक्ट, सारे इंजीनियरिंग फेल होगी, सारे लोगों के किए कराए पे तमाशा हो गया है। एक कहानी एक ऐसी है, सपनों की है, घमंड की, ट्रेजेडी की, जो कभी भुला नहीं पाएगी। चाहे वहाँ का कैप्टन हो, उसने किसी न किसी आवेश में आकर, किसी के कहने पे आकर के उसने स्पीड स्लो नहीं की। रीजन गलती कहते हैं ना, सबकी थी, बट ये सिचुएशन, ये स्टोरी बननी थी, इस वजह से बन गई। इसी तरह इतिहास में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो जिसके पीछे एक्स वाई जेड रीजन रहे हैं, वो घटती रहती हैं। हमारे साथ आप बने रहिए, और भी चैनल को जाइए सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस इंटरेस्टिंग है। आप अभी चैनल बहुत छोटा है, बट आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। धन्यवाद। अपने भाई को प्यार दीजिए, अपने से बड़ों को प्यार दीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, माता पिता की कहना को मानिए। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।